नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बिहार में अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं है। जी हां, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास कर दिया गया। बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 को सदन ने मंजूरी दे दी। इस बिल के तहत दोषियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना और संपत्ति को जब्त किए जाने का प्रावधान बनाया गया है। बिहार में अब कोई अपराधी किसी परीक्षा का पेपर लीक करने से पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचेगा। नीतीश सरकार ने अब पेपर लीक को बेहद गंभीरता से लेते हुए एक नया कानून बना दिया है और इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हाल ही में हुए नीट यूजी पेपर लीक मामले ने सबको चौंका कर रख दिया। इस पेपर लीक मामले के तार बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों तक जुड़े हुए हैं। बिहार से कई लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। अब बिहार सरकार एंटी पेपर लीक बिल पास कर सॉल्वर गैंग को सख्त संदेश दे चुकी है। पेपर लीक गैंग बिहार छोड़ो। अब बिहार में ऐसे गैंग की दाल नहीं गलने वाली। अगर पकड़े गए तो सख्त से सख्त सजा आपको मिलेगी। तो देखिए, पेपर लीक गैंग जिन्हें अब एक कड़ा और साफ मैसेज बिहार सरकार ने दे दिया है कि बिहार छोड़ो, क्योंकि अब कड़ा कानून बन गया है। अब इसके जद में हर एक वो शख्स आएगा जो ऐसी हिमाकत करेगा। बिहार में पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं होगी। पेपर लीक के खिलाफ बिहार में नया कानून बना दिया गया है, जिसे एंटी पेपर लीक बिल के नाम से अब आप जानेंगे, क्योंकि यह बिल अब पास हो चुका है। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक इसका नाम है और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 10 साल की सजा का प्रावधान है। पेपर लीक करने वालों की अब कहीं कोई खैर नहीं होने वाली। दोषियों की संपत्ति को जब्त किए जाने तक का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। अब आप समझिए कि कितनी सख्ती सरकार इसे लेकर बरत रही है। अपराधी पेपर लीक करने से पहले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार सोचेगा कि क्या ये हिमाकत उसे करनी चाहिए। प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जांच अब सीधे तौर पर डीएसपी रैंक के अधिकारी इस पूरे मामले में करते नजर आएंगे। सभी परीक्षाओं में ये कानून जो है एक समान लागू होगा, यानी कि आप ये ना समझिएगा कि नीट यूजी की परीक्षा में ऐसा करने पर आपको ये सजा मिलेगी। किसी भी तरह की परीक्षा होगी और वहां कदाचार में आप शामिल रहे, उस भ्रष्टाचार में आप शामिल रहे, लीक करने में आप शामिल रहे, चाहे आप अधिकारी हो या कर्मचारी हो, ये सब पर समान रूप से लागू होगा। तो एंटी पेपर लीक बिल के जरिए सरकार ने वैसे लोगों के लिए मुश्किल की घंटी बजा दी है जो परीक्षा के पेपर लीक अब तक कराते रहे या फिर परीक्षा में धांधली से जुड़े रहे हैं, उस धांधली का वो पात्र रहे हैं। एंटी पेपर लीक बिल पर बिहार की सियासत बेहद गर्म नजर आई। सत्ताधारी दल इस बिल को मील का पत्थर बता रही है, तो विपक्ष का ये कहना है कि ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाला बिल है। भविष्य को देखते हुए, उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए इतना इम्पोर्टेंट लॉ मुख्यमंत्री जी ने एनडीए सरकार बिहार में लेके आई है, तो उनकी कोई सेंसिटिविटी नहीं है इन सभी इशूज पर। मुद्दा में हर एक चीज को पॉलिटिकल इशू ही बनाते हैं वो, इसीलिए देख नहीं रहे 20 साल से बाहर है। कानून बन गया है, महामहिम राज्यपाल महोदय का दस्तखत होगा, उसका कार्रवाई। कानून के बनने के समय वो सदन से बहिष्कार कर गए। लगता है कि इन अपराधियों को दंडित करने के लिए जो सरकार ने संकल्प लिया है, उससे इन्हें परेशानी हो रही है। बाइकाट किया दूसरे चीज पर ना, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं सरकार कर रही है, इसलिए हम लोगों ने सदन को तो देखिए, बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का चौथा दिन सदन में आज भी बवाल की पूरी संभावना है, क्योंकि यही तस्वीर इससे पहले आपको 3 दिनों तक नजर आई होगी।
विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो जाएगी। सरकार की तरफ से बिहार विनियोग विधेयक 2024 को पेश किया जाना है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि की मंजूरी विधेयक के जरिए सरकार लेकर आएगी। कल सरकार ने बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक को पास करवाया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद से यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। तो देखिए, वित्तीय वर्ष के लिए राशि की जरूरत होती है और इसीलिए आज का ये जो विनियोग विधेयक है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि की जरूरत होती है। वित्त विभाग योजनाओं के लिए ये राशि प्रदान करता है और योजनाओं के लिए पैसे की जरूरत होती है और इसी मद्देनजर देखा जाए तो अतिरिक्त जो धनराशि खर्च होगी उसके लिए ये विनियोग विधेयक जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार विधानसभा की कार्रवाई क्या सुचारू रूप से चलेगी, ये सवाल सबके जहन में है। हालांकि कल पक्ष और विपक्ष दोनों ने आपने देखा होगा कई जो विधायक है उन्होंने कहा कि भाई जरूरी मुद्दों को उठाने के लिए ये जो सत्र है बहुत जरूरी है, इसलिए हंगामा सदन के बाहर जरूर हो लेकिन सदन के अंदर कार्यवाही चलने देनी चाहिए। और बिहार विधानसभा से हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर कि क्या आज सुचारू रूप से कार्रवाई चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये सवाल आज भी है। अमित चूंकि आप वहीं से जुड़े हुए हैं, 11 बजे से कार्रवाई की शुरुआत होगी। आज किन किन मुद्दों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्रवाई महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज चौथा दिन है और कल आखिरी दिन होगा इस मानसून सत्र का। तो 3 दिनों की जो कार्रवाई रही उसमें कई अहम मुद्दे रहे और सबसे बड़ा जो बिल रहा वो पेपर लीक कांड से जुड़ा रहा, जिस पर कार्रवाई को लेकर के सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और वो बिल कल पास हुआ है। आज अगर हम बात करें, आज की कार्रवाई की बात करें तो आज जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद होगा, मतदान होगा और इसके पश्चात विनियोग विधेयक जो है वो पारित करवाई जाएगी सदन से। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो आज फिर से जो है बिहार विधानसभा की जो तस्वीर है वो हंगामेदार नजर आएगी, क्योंकि जो सत्र है वो पूरे तौर पे कहा जाए तो कल जिस तरह का बयान सामने आया और उसके बाद आरजेडी हो, कांग्रेस हो, विपक्षी पार्टियां जो है वो पूरे तौर पे आक्रामक है। नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर के जो उन्होंने मसौरी की विधायक रेखा पासवान को लेकर के दिया था, तो नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के आज भी यहाँ पे जो है रोष नजर आएगा और तमाम जो विधायक हैं, विपक्षी जो धड़े के विधायक हैं वो सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आएंगे। जो हमारी जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार कि आज नीतीश कुमार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा विपक्षों का और जिस तरह से पिछले 3 दिनों की तस्वीर देखने को मिली है तो उससे बड़ी तस्वीर आज जो है विपक्षी विधायकों की नजर आएगी। सदन के बाहर से लेकर के सदन के अंदर तक ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी होगा, जारी नजर आएगा और खुद इसका नेतृत्व जो है लेकिन चूंकि 5 दिनों का ही ये सत्र और आज चौथा दिन है, कल आखिरी दिन है, तो बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं। 3 दिन तो हो हंगामे में ही निकल गए। पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को कह रहे हैं। कई विधायकों के बयान में हमने सुना है जिन्होंने कहा कि भाई क्षेत्र के लोग जब हमें जिस जिम्मेदारी के साथ चुनते हैं, जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं, जब मौका होता है उस मौके का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे। हो हंगामा हमें सदन के बाहर आकर जरूर करना चाहिए किसी मुद्दे पर, लेकिन सदन की कार्यवाही चले उसमें हम अपनी बात रख पाए, उस पर कोई फल निकल पाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। तो क्या ये बात गंभीरता से सभी मान लेंगे, इसकी गुंजाइश दिखती है क्या? देखिए, ये बातें जो है वो दबी जुबान की है, क्योंकि जो विपक्ष की विधायक है उनसे कल हमारी बात हुई। कल जिस तरह से बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव जब आसीन पर थे वो और जिस तरह से सदन में कार्रवाई चल रही थी और विपक्ष लगातार वेल में जाकर के हंगामा कर रहा था, तो उस दौरान नंदकिशोर यादव ने बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही कि क्या आप सदन नहीं चलना देना चाहते हैं। तो विपक्ष के विधायक थे उस पर उन्होंने कुछ खुल कर तो नहीं कहा, लेकिन हाँ उनका जो विरोध प्रदर्शन था वो लगातार जारी था। जब सदन से वो बाहर आ गए, वेल से जब वो वॉकआउट कर गए और सदन की कार्रवाई उसके बाद भी सुचारू तरीके से चलती रही, तो विपक्ष के कई ऐसे विधायक थे जब उनसे हमने ये सवाल लिया, जो सवाल महत्वपूर्ण सवाल, अहम सवाल है, ज्वलंत सवाल है कि आखिर विपक्ष जो है वो क्यों नहीं अपने मुद्दे को उठा रहा है, क्यों नहीं वो जो आम आवाम है जिनकी मसले को लेकर के यहाँ पे सदन में रख सकता है पटल पे और उसका हल यहाँ से निकलेगा, तभी जनता को इसका फायदा होगा। तो
विधायकों का कहना था कि देखिए हम पार्टी से बने हैं और पार्टी जो निर्णय लेती है वो मजबूरन हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। तो कहीं न कहीं विपक्ष के विधायक जो हैं उनको भी इस बात की तकलीफ है कि सदन छोटा है और हो हल्ला हंगामा हो रहा है और सदन की कार्रवाई से हम बाहर आ जा रहे हैं, हम अपनी बातों को वहाँ नहीं रख पाते हैं। एक तस्वीर हमने देखा था कल जब हम सदन की कार्रवाई चल रही थी। बिल्कुल अमित, ये देखना होगा कि फिर आज क्या होता है और उम्मीद ये जरूर जाहिर की जानी चाहिए कि अगर विधायकों की भी इच्छा है तो पार्टी इन विधायकों से ही चलती है और इन विधायकों की इच्छा और विधायकों के मन में जनता का सवाल तो उठना चाहिए सही जगह पर सदन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि आज भी हो हंगामे के ही आसार है, लेकिन ये उम्मीद जरूर इस बीच की जनता के सवाल उठाइए भाई, उन्हें भी सुनना जरूरी है। बड़ी खबर पटना से, जहां सगुना मोड़ के पास आग लगी है। निजी गाड़ी के शोरूम में ये आग लगी है। सगुना मोड़ के पास की ये घटना और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि यहां बताया जा रहा है कि लाखों की गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। कई घर आग के चपेट में भी बताया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि एहतियात के तौर पर इन घरों को खाली कराया गया है। जो लोग इसमें रह रहे थे उन्हें एहतियाती तौर पर बाहर निकाल लिया गया। और जरा तस्वीर देख लीजिए, सगुना मोड़ के पास की ये तस्वीर है जहां पर आग पर काबू पा लिया गया है। और पटना संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया। अमरजीत, क्या आग पर काबू पा लिया गया? आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से में थोड़ी बहुत आग लगी हुई है जिसे बुझा रहे हैं दमकल कर्मी, क्योंकि काफी अंदर तक आग जो है लगा हुआ था और पूरी तरह से जो है अभी कहा जाए तो आग पर काबू नहीं पाया गया है। लेकिन आग जो है आगे की ओर से जो दिखाई दे रहा है उससे जो है पूरी तरह से आग बुझा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर की जो गाड़ियां हैं उसमें अंदर जाकर के दमकल कर्मी आग बुझा रहे हैं और जो थोड़ी बहुत आग की चिंगारियां हैं उसे बुझाने के। अमरजीत, क्या किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की भी बात सामने आ रही है? अभी तक कैजुअलिटी की कोई बात नहीं सामने आ रही है, क्योंकि सुबह का टाइम था, इस वजह से जो है स्टाफ भी जो है नहीं आए थे और उसी की वजह से जो है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन आग लगी, आग काफी भयावह थी और आसपास के घरों को खाली कराया गया था और इसके बाद जो है चारों तरफ से जो है दमकल के कर्मी जो है लगकर आग पर काबू पाए। आग जो है इतनी भयावह थी कि आसपास के घरों को भी खाली कराया गया था और आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां पहुंची थी। शोरूम के कोई अधिकारी या कर्मचारी कुछ कह पा रहे हैं नुकसान कितना? अभी तक कोई कुछ बताने में आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन दमकल कर्मी जब काम समाप्त करेंगे तो वो बताएंगे कि आखिर क्या नुकसान है। कोई इसका जो है अभी मालिक नहीं आ पाया है और इसी वजह से जो है अभी नुकसान का जो है क्या आकलन है वो अभी नहीं बता पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीर आपके सामने। हालांकि कहा जा रहा है कि अब लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि जो आग की भयावहता आपको तस्वीरों में दिख रही है उस पर तो कंट्रोल है, लेकिन कई जगहों पर चूंकि ये गाड़ी का शोरूम बताया जा रहा है और उसमें आग लगी थी और उसके बाद उसे बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। जान माल का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाई जाएगी। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। 18,000 के फीट पर टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए भारतीय जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। भारतीय जवानों के शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में अमर है। करगिल युद्ध में जवानों की वीर गाथा सुनिए ब्रिगेडियर ठाकुर की जुबानी। न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वक्त मैं और मेरे साथ में एक ऐसे योद्धा हैं, ऐसे हीरो हैं जो कारगिल युद्ध के समय में हीरो हम कह सकते हैं। हमारा देश हीरो के तौर पे जानता है। ब्रिगेडियर ठाकुर हमारे साथ में हैं। सर, 25 साल के बाद फिर आज हम चर्चा कर रहे हैं उन दिनों की जी, जो 25 साल पहले जिसको सोच कर भी कोई भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं हीरो नहीं हूँ। हीरो तो वो हैं जो 527 वीर योद्धा जो शहीद हुए हैं। हीरोज उनके परिवार हैं जिन्होंने भी मुश्किल झेली है और आज हम उनको 25 साल पर श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। जहाँ तक लड़ाई की बात है, यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि वो जो पुरानी यादें हैं वो फिर ताज़ा हो गई और उन परिवारों से जिन्होंने खोया है उनसे मिलके, उनके बच्चे आज बड़े हो गए हैं। हमारे साथ जो लड़ाई में लोग रहे हैं आज वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं
लेकिन मेरी यूनिट ने जो द्रास में जो दो महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से थी, चाहे वो तोलोलिंग हो चाहे टाइगर हिल हो, उस पर विजय पताका फहराया है। ये दोनों लड़ाइयाँ बहुत भिन्न थी। तोलोलिंग की जो सबसे पहली लड़ाई थी, उस हालात में तो ना तो दुश्मन के बारे में कोई खबर थी। एक से मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा, जो आप जहां से लड़ाई स्टार्ट हुई उसको आप पहले बताया, उसके एक्सप्लेन करें कहां से स्टार्ट हुआ। देखिए, सबसे ऊंची चोटी अगर आपको दिख रही हो 5140 है, जिसके बाद हम्प का इलाका आपको आता है, फ्लैट सा एरिया, और उसके बाद दो नुकीली चोटियां आपको दिखती हैं, ये तोलोलिंग और .4590 है, और ये नीचे के जो है द्रास की तरफ इस तरह से आता है। तो ये सबसे मुश्किल लड़ाई थी, जो कि सबसे नजदीक इस नेशनल हाईवे को बाधित किया हुआ था, और इस लड़ाई के लिए 24 दिन लग गए। और शुरू में बताया कि यहाँ पे 5 से 6 पाकिस्तानी हो सकते हैं मुजाहिदीन, और बाद में यहाँ पर कंपनी थी। और ये जो, अगर मैं इधर आपकी नजर ले रहा हूँ, ये टाइगर हिल है, आप ये देखिए, सबसे ऊंची चोटी जो पूरी द्रास को डोमिनेट कर सकती है। इसके ऊपर आर्टिलरी के ओपी थे जो कंटिन्यूसली द्रास के ऊपर फायर करते थे, और जो हमारी कॉन्वाइज थी लॉजिस्टिक की जो लेके जाती थी वो बाधित थी। तो इन दोनों चोटियों पे 18 ग्रेनेडियर्स को विजय पताका फहराने का एक मौका मिला, और जिसके लिए 34 जो रणबांकुरे हैं 18 ग्रेनेडियर्स को खोने पड़े। वैसे तो पूरी कारगिल लड़ाई में 527 योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। 25 साल पहले का जो इलाका था, तमाम स्थितियां थी, और आज 25 साल के बाद आप क्या देखते हैं पूरे देश के तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, कितनी मजबूती से भारतीय जवान तैनात हैं? देखिए, आज बॉर्डर्स पे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, आपके हेलीपैड्स बढ़े हैं, आपके जो आगे की वेपनरी में बहुत सुधार हुआ है, आपके सर्वेलेंस में बहुत सुधार हो गया है, आपके जो सर्वेलेंस के लिए आजकल ड्रोन्स आने शुरू हो गए हैं, आपका रिकॉनेसेंस सिस्टम बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर उसमें वृद्धि हुई है। आज बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, धन्यवाद। और निश्चित तौर पे आज उन तमाम कड़ियों को, उन तमाम घटनाओं को आज याद करने के बाद इनकी भी जो पुरानी जो कहानियां हैं वो तरोताजा हुई, और कहा जा सकता है कि एक तरह से वो तमाम कहानियां जो हैं वो ये युद्ध का वो एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहां पर जिसको टाइगर हिल्स के तौर पे हम लोग जानते हैं, और यहाँ से किस तरह से तमाम युद्ध को लड़ा गया और जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, उसका ये इतिहास कहता है, जिसको हम लोग विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, कारगिल हिल्स। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकेश सहनी को पत्र लिखा है। जी हां, पिता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पत्र लिखा गया है मुकेश सहनी को, और निधन पर पिता की गहरी संवेदना प्रधानमंत्री ने जाहिर की है। पिता का मार्गदर्शन सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ी पूंजी जो है वो पिता का मार्गदर्शन होती है, और प्रधानमंत्री ने इसी का जिक्र किया है पत्र लिखते हुए मुकेश सहनी को। तो पीएम की तरफ से मुकेश सहनी को यह पत्र लिखा गया, और पिता के निधन पर उन्होंने गहरी संवेदना जाहिर की। कहा कि पिता का मार्गदर्शन जो है वो सबसे बड़ी निधि है। तो जीतन सहनी की मौत जिस तरीके से इसे लेकर के खूब इस पर सियासत भी हुई, और अब इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिसके बाद बीजेपी ने पहले दिन से ही ये सीधे तौर पर कहना शुरू किया कि चाहे वो कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता, और ऐसे में जो भी लोग इसमें शामिल होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। कि करके 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उस वेपन को भी अब बरामद किया जा चुका है जिसका इस्तेमाल किया गया था इस नृशंस हत्या को अंजाम देने के लिए। मुकेश सहनी को अब ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है। कैमूर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मानव तस्करी के लिए अपहरण किए गए बच्चे को बचाया गया है। कुंद्रा बाजार से लगभग 40 दिन पहले अपहरित 1.5 साल के बच्चे को कैमूर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में मानव तस्करी से जुड़ी एक महिला, होटल मालिक समेत 7 शातिर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वो बच्चा देखिए जिसे अपहरित किया गया था, और अपहरण के बाद से ही लगातार इस बच्चे की खोजबीन चल रही थी। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ललित मोहन शर्मा ने कहा कि 14 जून की वो तारीख थी जब माता पिता काम में व्यस्त थे, बच्चा खेल रहा था, और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने खेल रहे बच्चे का अपहरण कर लिया। पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। देखिए, ये एक दिनांक 14 से 24 को कुदरा थाना क्षेत्र से एक 1.5 वर्ष के बच्चे का अपहरण का घटना प्रतिवेदित हुआ था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा बच्चे का बरामदगी किया गया है और कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सावन का पावन महीना, भक्तों पर बरसेगी भोले बाबा की महिमा। देखिए बोल बम न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।